गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं शंकर कुमार, मैं आप लोग को अप्लाइड केमिस्ट्री का यहाँ पे सिलेबस डिस्कस करने के लिए आया हूँ। ठीक है, तो देखिए कि सिलेबस में क्या क्या है। फर्स्ट सेमेस्टर ग्रुप ए के लिए है, जो कि ब्रांच है इसमें इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल और फिर सीएस, इन लोग के लिए अप्लाइड केमिस्ट्री पढ़ना है। ठीक है, अप्लाइड केमिस्ट्री इसमें आपका जो ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव ऑफ द कोर्स का ऑब्जेक्टिव क्या है उसका बात करते हैं। ठीक है ना, तो आपका पहला है कि कोर्स को हम लोग को क्या करना है कि स्टूडेंट को अंडरस्टैंड करना है, सर्टेन करना है, एनालाइज करना है क्या प्रॉपर्टी ऑफ रॉ मटेरियल, जो भी रॉ मटेरियल होगा उसका प्रॉपर्टी को हम लोग स्टडी करेंगे। ठीक है, ताकि कोई भी चीज़ हम लोग इकोनॉमिकली उसको प्रोड्यूस कर सके और इको फ्रेंडली भी हो सके। ठीक है, इन्वायरमेंट के लिए। और फिर हम लोग इंजीनियरिंग जितना भी प्रॉब्लम होगा उसको सोल्व कर सकते हैं। अप्लाई द बेसिक नॉलेज अप्लाई करेंगे, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर जो कि फर्स्ट यूनिट में ही आएगा आपको कि एटॉमिक स्ट्रक्चर में क्या क्या है वो बताएंगे, आएगा यूनिट तो। फिर केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, ये पढ़ना है। फिर वाटर ट्रीटमेंट पढ़ना है। ठीक है, कि वाटर जो सप्लाई होता है, वाटर सप्लाई उसका मतलब कि म्यूनिसिपल जो कॉर्पोरेशन है उसमें कैसे सप्लाई आता है वाटर का। ठीक है, कैसे उसमें ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या स्टेप होता है, बहुत सारा स्टेप होता है वाटर में। इंडस्ट्रियल प्रॉब्लम, जो भी प्रॉब्लम होगा, ठीक है, वो इंडस्ट्री रिलेटेड है। इंजीनियरिंग प्रॉब्लम यूजिंग नॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग मटेरियल एंड प्रॉपर्टी, इसी में देखेंगे मतलब कि इंजीनियरिंग मटेरियल में। ठीक है, इसका प्रॉपर्टी देंगे, स्ट्रेस स्ट्रेन, ये सब जो भी होगा कैसा उसका प्रॉपर्टी होता है, उसके अनुसार कहाँ पे अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखेंगे फ्यूल का, फ्यूल एक आपका यूनिट होगा, फ्यूल एंड लुब्रिकेंट, जो कि डोमेस्टिक प्लस इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, फ्यूल में आपका जितना भी हम लोग ईंधन की बात करते हैं, वो चाहे पेट्रोल हो, चाहे कोयल हो, या एलपीजी हो, जो भी है, या हाइड्रोजन गैस हो, वो सब आपका इसमें आ जाएगा। फिर इंजीनियरिंग प्रॉब्लम जो है कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि एंड क्रोजन पढ़ेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लास्ट जो यूनिट होगा वो आपका होगा। ठीक है, तो इससे है कि ये पूरा आपका एक ऑब्जेक्टिव है, मतलब पूरा सिलेबस का ये ऑब्जेक्टिव है कि हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सब मेन पर्पस है कि हम लोग को इंजीनियरिंग केमिस्ट्री इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि इंजीनियर होने के नाते थोड़ा सा कुछ केमिकल मटेरियल के बारे में नॉलेज हो, ताकि जहाँ भी आप फील्ड में रहेंगे उसके अनुसार आप समझ सकते हैं कौन सा क्या मटेरियल। ठीक है, आप देखते हैं आगे आपका है फर्स्ट यूनिट एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। स्ट्रक्चर मतलब किसी एटम, एटॉमिक टर्म में दो टर्म है, एक आपका एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक मतलब एटम की बात करते हैं। एटम जो कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, फंडामेंटल पार्टिकल होता है, ये फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता। ठीक है, और यही है जो आपका केमिकल रिएक्शन में भी पार्टिसिपेट करता है। और स्ट्रक्चर की बात करेंगे, मतलब कि एटम का एक मतलब स्मॉलेस्ट लेवल पर स्टडी करना है, वही है एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है ना, अब देखेंगे कि एटम के अंदर होता क्या है, कैसे एटम के बेसिक तो पढ़ते ही जानते ही होंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन होता है। ठीक है, तो इसका मतलब पहले देखेंगे, पहले इसका स्टडी करेंगे कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कैसे आया, कौन खोजा। ठीक है, इसका बात करेंगे। फिर है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग होता है जो कि जितना भी एलिमेंट होता है एक दूसरे से अपना मतलब केमिकल बॉन्ड बनाता है ताकि वो स्टेबिलिटी गेन कर सके। ठीक है ना, ये केमिकल बॉन्डिंग जो कि इसी का अगला पार्ट। जैसे फर्स्ट में पढ़ेंगे रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल पढ़ेंगे। ठीक है, ये है आपका। ठीक है, फिर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। ठीक, फिर बोर्स थ्योरी है। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल में हम लोग ये पढ़ेंगे कि रदरफोर्ड जो थे वो एक अल्फा स्कैटरिंग किए थे, जिससे ये पता चला था वो ये मतलब कि न्यूक्लियस में क्या है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, ये सब, न्यूक्लियस का चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज क्या है। ठीक है, ये मतलब ये एक्सपेरिमेंट करके बताए थे। ठीक है, इससे पहले थॉमस आए थे जो कि वो भी एक्सपेरिमेंट कर चुके हैं। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया ये आपका। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट मतलब आइंस्टीन का फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो मतलब कि स्टेटमेंट है उसका पढ़ना है इसमें। ठीक है, बोर्स थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, बोर्स थ्योरी बहुत जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसी से हम लोग रेडियस निकालेंगे एटम का, कितना रेडियस होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का की मतलब कि कौन सा ऑर्बिट कितना दूरी पे है। ठीक है, इसी कैलकुलेट करता है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ये मतलब जो हाइड्रोजन जो कि मोनोटॉमिक है, इसकी मतलब इसका पूरा स्पेक्ट्रम इसकी इन्हीं का थ्योरी पे जो कि बोर्स थ्योरी है उन्हीं पे बेस्ड है। ठीक है, फिर एक्सप्लेनेशन बेस्ड ऑन द बोर्स मॉडल एटम। ठीक है, ये है, इसी में आ जाएगा आपका
वेव मैकेनिकल मॉडल पढ़ेंगे। एटम का देखो जो एटम होता है वो दो नेचर शो करता है, एक वेव नेचर, दूसरा पार्टिकल नेचर, ठीक है। यहाँ पे वेव आपका मैकेनिकल वेव नेचर की बात किया है, ठीक है। तो आपका मैकेनिकल वेव थोड़ा सा एटम कैसे शो करता है उसका भी बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पे फिर डी ब्रॉगलीज रिलेशनशिप पढ़ते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये भी वेवलेंथ की बात कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम की बात कर रहे हैं। तो वेव जैसे ही आ गया आपका डी ब्रॉगली जो एनर्जी से रिलेशन की बात करेंगे, वेवलेंथ का रिलेशन, ये एनर्जी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है वो यहाँ पे देखेंगे। फिर हेज़नबर्ग्स आपका हो गया अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, एक प्रिंसिपल है जो कि ये बताता है इसमें क्या होता है कि मतलब कि मोमेंटम, ठीक है, और आपका जो डिस्प्लेसमेंट है इसका जो प्रोडक्ट है मतलब कि मोमेंटम और डिस्प्लेसमेंट कभी भी एक ही टाइम पे नहीं डिसाइड किया जा सकता है, ये आपका बताया जाएगा इसमें, ठीक है। फिर क्वांटम नंबर है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वांटम नंबर यही बताता है इलेक्ट्रॉन का एड्रेस क्या है, कहाँ है, कैसे रहता है, ठीक है, किस तरह से मतलब ओरिएंटेशन उसका क्या है, ठीक है। ये सब क्वांटम नंबर पढ़ेंगे, ठीक है, जिसमें आपका सब आ जाएगा। शेप पढ़ेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल का, ठीक है, ऑर्बिटल पढ़ेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका पॉलिन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल पढ़ेंगे। फिर हुन्स रूल पढ़ना है। ये सब आपका जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे ये सब रूल बहुत जरूरी होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते टाइम हम लोग को इलेक्ट्रॉन को जो फील करते हैं सेल में उसको ध्यान देना पड़ता है, ठीक है। ये हो गया मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी हाउ प्रिंसिपल एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि एटॉमिक नंबर 30 तक का पूरा आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। अब हो गया कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ये केमिकल बॉन्डिंग है, केमिकल बॉन्डिंग में क्या क्या आ जाएगा। पहले तो देखेंगे कि केमिकल बॉन्डिंग का रीजन क्या है, कॉज क्या है, ठीक है। तो कॉज ऑफ केमिकल बॉन्डिंग देख लेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड क्या होता है, फिर कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर बॉन्ड क्या होता है, आयोनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। देखिए ये जो बॉन्ड है आपका आयोनिक बॉन्ड, इसमें इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाया जाता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके बनाया जाता है, ठीक है। आपको कोवैलेंट बॉन्ड में शेयर होता है, ठीक है। ये पोलर हो गया, नॉन पोलर हो गया। आपका कोवैलेंट बॉन्ड की बात करेंगे जैसे कि ये F होगा, ठीक है, ये F2 है, HF है, HCl है, ये सब का देखेंगे। फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी देखेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। ये सब स्पेशल देखेंगे ये सब कंपाउंड में, ठीक है। ये सब जितना भी कंपाउंड है H2SO4 ये सब में देखेंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कैसे बनता है, ठीक है। फिर डायपोल मूवमेंट निकालेंगे, जो कि NH3 में देखेंगे, NF3 में भी देखेंगे। फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। फिर प्रॉपर्टी देखेंगे आपका एनालिसिस प्रॉपर्टी ऑफ H2O, पानी का प्रॉपर्टी, ठीक है ना, ड्यू टू द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये है NH3 का, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखेंगे इसी में, ठीक है, कि हाइब्रिडाइजेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, स्ट्रक्चर शेप ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे BeCl2 की बात करेंगे, BeF3 की बात करेंगे, आपका CH4 की बात करेंगे, फिर आपका NH3 की बात करेंगे, फिर H2O की बात करेंगे। ये सब का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग को देखना होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। तो अब देखते हैं आगे। फर्स्ट यूनिट हो गया। इस सेकेंड यूनिट है जो कि वाटर है। तो वाटर देखेंगे, वाटर हम लोग पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है वाटर। बिना वाटर का तो जिंदगी ही नहीं जी पाएंगे ना, ठीक है। तो ये हो गया आपका वाटर। तो वाटर में पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वाटर क्या होता है, ठीक है। पता होगा वाटर का फार्मूला H2O होता है ना। तो ये कंपाउंड है जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन क्या हुआ है, अपने बॉन्ड बनाकर ये मतलब ये कंपाउंड का निर्माण किया है। तो इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर देखेंगे सोर्स ऑफ वाटर क्या होता है, ठीक है, सोर्स ऑफ वाटर देखेंगे। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर भी देखते हैं। हार्डनेस वाटर का, सॉफ्ट वाटर, हार्ड वाटर, दो तरह का वाटर होता है। हार्ड कैसे बना सकते हैं, फिर डिग्री ऑफ हार्डनेस कैसे निकालेंगे, इन टर्म ऑफ CaCO3 के कंपेयर में निकालते हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। यूनिट देखेंगे, यूनिट ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर होता क्या है, ये पूरा सब डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे ज़्यादा डिटेल में नहीं कर सकते क्योंकि सिलेबस थोड़ा सा लंबा है। अब यहाँ हो गया क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ वाटर जो हो गया EDTA मेथड से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, EDTA मेथड से पढ़ेंगे। देखेंगे कि इथाइल डाइटेट्रा एसिटिलीन, इसी से आपका देख लेंगे, ठीक है ना। अब अगर सप्लाई ऑफ वाटर देख लेंगे, म्युनिसिपल सप्लाई ऑफ वाटर देख लेंगे, डिसइंफेक्शन ऑफ वाटर देखेंगे, ठीक है। यहीं पे बता रहे हैं कि सप्लाई, वाटर का सप्लाई कैसे होता है, सप्लाई करते दौरान कौन कौन सा स्टेप लिया जाता है, ठीक है। इसमें क्लोरीनेशन, फ्लोरीनेशन, ये सब स्टेप इसमें आता है। अब देखिए वाटर, अगर हार्ड वाटर है तो सॉफ्ट करने का टेक्निक क्या है, सोडा लाइम प्रोसेस हो गया आपका। फिर डिटर्मिनेशन ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन DO की बात कर रहे हैं ना, ये हो गया आपका। फिर वाटर क्वालिटी इंडेक्स की बात करेंगे,
वाटर क्वालिटी इंडेक्स WQI, इसका बात करेंगे, ठीक है। ये सब इंडेक्स ये होता है ताकि बताता है कि वाटर, कोई भी वाटर का क्वालिटी मतलब वो कितना अच्छा है, ठीक है, मतलब शुद्ध प्योर है। बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड BOD की बात करेंगे यहाँ पे, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, और दूसरा है COD, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों टॉपिक बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, ये यहाँ पे आ जाएगा पूरा वाटर का यूनिट में। इसी तरह से हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट यूनिट कौन है। तो नेक्स्ट यूनिट में आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल में आपको देखना होगा, पहले मेटल की बात करेंगे, ठीक है। कि मेटल में देखेंगे कि नेचर में मेटल जो होता है, नेचर में मेटल जो होता है वो कैसे एग्जिस्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आपका पहले देखेंगे कि नेचुरल अकरेंस ऑफ मेटल नेचुरली कैसे एक्ट करता है, किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। मेटलर्जी है, मेटलर्जी एक प्रोसेस होता है जो कि क्या करते हैं कि मेटल को हम लोग नेचर से निकालने के लिए बहुत सारा प्रोसेस यूज करते हैं, ठीक है ना। तो वो प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम लोग निकालते हैं, वो मेटलर्जिकल एक प्रोसेस होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, जनरल कुछ प्रिंसिपल होगा, जिसमें जनरल प्रिंसिपल यूज करेंगे, प्रिंसिपल जैसे मेटलर्जी, ठीक है ना। इसी में गैंग यूज रहेगा, तो गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या हो गया, स्लैग्स क्या हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन ओर से कैसे करेंगे, ऑक्साइड हो गया, इस सब कैसे एल्युमिनियम का और ऑक्साइड होता है जिससे कैसे निकालेंगे, ये पढ़ना है हम लोग को। फिर आयरन हो गया एंड कॉपर हो गया, आयरन और कॉपर जो कि मोर इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फ्रॉम दियर इम्पॉर्टेंट ओर्स along with their रिएक्शन के साथ पढ़ना है, ठीक है ना। यहाँ पे कैसे देखेंगे कि कैसे मतलब कि ओर से इसको निकाला जाता है, इसका रिएक्शन के साथ देखेंगे। फिर एलॉय देखेंगे कि एलॉय क्या होता है, फिर डिफिनेशन, एलॉय का डिफिनेशन क्या होता है। एलॉय कुछ नहीं, बस सिंपल मिक्सिंग ऑफ एक से ज़्यादा जब मिला देते हैं एलिमेंट को तो एलॉय का निर्माण कर लेता है। एलॉय देखेंगे, फेरस नॉन फेरस देखेंगे, एलॉय क्या होता है, ठीक है। कुछ इसका कंपोजिशन देखेंगे, कौन कितना मतलब कि मिलाया जाता है, कंपोजिशन क्या चीज़ से बना होता है, प्रॉपर्टी देखेंगे, फिर इसका एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट फिर पॉलीमर पढ़ना है। पॉलीमर जो कि आपको पढ़ना होगा होमोपॉलीमर, जिसमें एक ही पॉलीमर जो होगा बार बार रिपीट होगा। फिर पढ़ेंगे कोपॉलीमर, तो कोपॉलीमर में जिसमें क्या होगा कि जो मोनोमर होगा वो डिफरेंट मोनोमर बार बार रिपीट करेगा, ठीक है, ये होमोपॉलीमर हो गया। एडिशन एंड कंडेंसेशन पढ़ेंगे, एडिशन पॉलीमराइजेशन एंड कंडेंसेशन पॉलीमराइज जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें पॉलीथीन का निर्माण है, मतलब कि कैसे बनेगा पॉलीथीन, ऑरिन कैसा होगा, टेट्रीन कैसा होगा, लाइनोल 6 कैसे होता है, ठीक है, लाइनोल 6 बैकेलाइट क्या है, ये सब पॉलीमर है जो कि ये सब बहुत अच्छा ये सब मटेरियल होता है जो कि हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अब हो गया थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। प्लास्टिक भी दो तरह का होता है, प्लास्टिक के बारे में पढ़ लेंगे, जिसमें प्लास्टिक एंड थर्मोसेटिंग आपका प्लास्टिक हो गया, ठीक है। और रबर के बारे में पढ़ लेंगे, रबर कैसे नेचुरल रबर बारे में पढ़ेंगे, वल्कनाइजेशन रबर पढ़ लेंगे, केमिकल रिएक्शन के साथ पढ़ लेंगे इसका, ठीक है। इस तरह से आपका पूरा हो जाएगा ये आपका इंजीनियरिंग मटेरियल, ठीक है, जो कि यूनिट नंबर 3 है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं आगे। नेक्स्ट में आपका है अब जो है वो है केमिस्ट्री ऑफ फ्यूल्स एंड लुब्रिकेंट। यहाँ पे फ्यूल की बात करेंगे, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्यूल भी लेकिन थियोरेटिकल है, जो पढ़ लेंगे एक बार उनको क्लियर ऐसे हो जाएगा। पहले देखेंगे कि ईंधन होता क्या, फ्यूल क्या होता है, ठीक है, कितना फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो फ्यूल बेसिकली अगर अकरेंस के बेसिस पर देखें तो अकरेंस के बेसिस पर देखते हैं तो दो तरह का होगा, प्राइमरी और सेकेंडरी। अगर यही स्टेट पर देखते हैं कि मतलब कि मतलब कि स्टेट के अनुसार देखेंगे तो सॉलिड लिक्विड गैस 3 तरह का ये आपका मिलेगा, ठीक है, फ्यूल। समझ में आया। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइडियल फ्यूल का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होना चाहिए, ठीक है। ये सब में जो कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे ना तो इग्निशन टेम्परेचर की बात करेंगे, ठीक है, इग्निशन टेम्परेचर और क्लोरोफिक वैल्यू की बात करेंगे, ठीक है। जिसका इग्निशन टेम्परेचर सही हो, बहुत कम हो, और क्लोरोफिक वैल्यू बहुत हाई हो, अगर ऐसा है फ्यूल तो बहुत अच्छा होगा। प्लस में जो वेस्ट मटेरियल हो, बहुत जलने के बाद वेस्ट मटेरियल बहुत कम निकालता हो, अगर बहुत कम वेस्ट मटेरियल होगा इसका मतलब कि वो इन्वायरमेंट के लिए बहुत सही है, ठीक है ना, पॉल्यूट नहीं कर सकता जाता। अब क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बता दिया आपको, क्लोरिफिक वैल्यू बता रहे हैं कि क्लोरिफिक वैल्यू क्या होता है। हाई कैलोरीफिक वैल्यू की बात करेंगे, फिर लो LCV लो कैलोरीफिक वैल्यू इसका बात करेंगे। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालेंगे, बाय बॉम्ब कैलोरीमेट्री, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। कैलकुलेशन पढ़ेंगे, 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे इसमें कि हाई कैलोरीफिक वैल्यू कैसे होगा, लो कैलोरीफिक वैल्यू बाय डॉनल्स फार्मूला, ठीक है। ये फार्मूला को यूज करके यहाँ पे आपका यूनिट नंबर 4 हो गया। अब पढ़ते हैं हम लोग
आगे इसी में पढ़ना होगा पेट्रोल एंड डीजल। पेट्रोल एंड डीजल जो कि आपका है ये पेट्रोल डीजल में हम लोग पढ़ेंगे इसको में देखेंगे कि कौन सा पेट्रोल का क्वालिटी जो होता है ऑक्टेन नंबर से डिटेक्ट किया जाता है, ठीक है। अगर जिसका ऑक्टेन नंबर बहुत अच्छा होगा, यानी कि मतलब ऑक्टेन नंबर डिसाइड बताता है कि फ्यूल जो है उसका क्वालिटी कितना है, ठीक है। अब हो गया केमिकल कंपोजिशन की बात करेंगे। अब देखेंगे ना कि भाई इसमें ये चीज़ बनता कैसे कैसे, इसमें क्या क्या होता है, ठीक है। ये पूरा देखेंगे, इसका पूरा केमिकल कंपोजिशन देखा जाएगा। यहाँ पे क्लोरिक वैल्यू देखेंगे, एप्लीकेशन ऑफ एलपीजी, ये एलपीजी पता ही होगा, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस एंड बायोगैस की बात करेंगे। ये सब जितना भी है ना आपका, ये सब गैसियस फ्यूल में आता है। कौन सा फ्यूल? गैसियस फ्यूल, ये गैसियस फ्यूल की बात, ठीक है। अब लुब्रिकेंट की बात कर लेते हैं। लुब्रिकेंट जो कि फ्रिक्शन को लगभग मतलब कहीं भी इंडस्ट्री में जो मशीन होता है जहाँ पे घर्षण की पार्ट होता है वहाँ पे इसे लुब्रिकेंट यूज किया जाता है ताकि वहाँ पे क्या हो, फ्रिक्शन को कम किया जा सके। तो लुब्रिकेंट यूज करेंगे यहाँ पे। लुब्रिकेंट में क्या है? फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ द गुड लुब्रिकेंट। एक गुड लुब्रिकेंट कौन हो सकता है, ठीक है। देखेंगे पहला कि उसका फंक्शन क्या है, पहला फंक्शन देखेंगे फिर प्रॉपर्टी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद विस्कोसिटी की बात करेंगे, विस्कोसिटी इंडेक्स देखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ अलग अलग पॉइंट है, जैसे कि फ्लैश पॉइंट की बात करेंगे कि फ्लैश पॉइंट क्या होता है, ठीक है। फिर फायर पॉइंट क्या होता है, इसी तरह से फिर क्लॉड कोर पॉइंट, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट विद एग्जांपल। मतलब इसमें हम पूरा ईंधन और लुब्रिकेंट ये दो ही चीज डिस्कस करेंगे, ठीक है। पहले ईंधन पढ़ लेंगे कि सॉलिड लिक्विड क्या होता है, ठीक है, सबका क्लोरिक वैल्यू क्या होता है, ठीक है, कौन अच्छा होगा, सॉलिड वाला होगा कि लिक्विड वाला होगा, ठीक है। ये सब हम लोग देखेंगे कि गैस वाला होगा, पूरा यहाँ पे देखना है। अब फिर लुब्रिकेंट में हम लोग यूज करेंगे, लुब्रिकेंट का प्रॉपर्टी देखेंगे कि कौन कितना अच्छा प्रॉपर्टी शो करता है। और ये सब कुछ पॉइंट है, फ्लैश पॉइंट, फायर पॉइंट, क्लाउड्स एंड फोर पॉइंट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ लुब्रिकेंट विथ एग्जांपल, और लुब्रिकेंट का क्लासिफिकेशन लास्ट लेंगे। इस तरह से आपका यूनिट नंबर 4 हो जाएगा कवर, ठीक है। इसको हम डिटेल में कवर करेंगे। अब ये यहाँ पे कुछ ज़्यादा डिटेल्स नहीं बताएंगे, ठीक है, क्योंकि जब कोर्स शुरू करेंगे तो ये पूरा का पूरा हम लोग अच्छा से डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं अब आगे। अब आगे क्या है, यूनिट नंबर जो कि 5 है। तो 5 में है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपका है जो पढ़ना, पहला की इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री होता क्या है, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोलाइट में बहुत सारा सॉल्यूशन जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट होता है। इसमें कुछ नहीं करता, सिंपली ये समझ लो कि ये सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है, जार में लिए, इसमें इलेक्ट्रोलाइट डालते हैं और इसी में आपका दो मतलब इलेक्ट्रोड होता है जिसको एक एनोड बोलते हैं, एक कैथोड बोलते हैं। अब इसी के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सप्लाई पास करवा देते हैं, ठीक है। जब सप्लाई करेंगे तो सॉल्यूशन के थ्रू करंट पास करवाते हैं। करंट पास करवाते हैं तो यही जो है मतलब इस सॉल्यूशन जो होता है वो आयन मतलब कि आयन में टूट जाता है, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर लेता है, फिर इसके थ्रू पास हो जाता है करंट, ठीक है। तो ये चीज़ पढ़ेंगे। पूरा इलेक्ट्रोलाइट पढ़ेंगे। नॉन इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट आर्हेनियस थ्योरी ऑफ आयोनाइजेशन पढ़ेंगे। या जो आर्हेनियस थ्योरी है ये मतलब आयोनाइजेशन का कैसे आयोनाइज कर जाएगा इसकी बात करेंगे यहाँ पे। फिर इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटालिक कंडक्शन की बात करेंगे। ये फैक्टर इलेक्ट्रोलाइट जो मतलब कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है, मतलब जो इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे उसका कंडक्शन जो होगा वो कौन कौन सा फैक्टर पे डिपेंड करेगा उसका बात करेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी ओम्स लॉ पढ़ेंगे, ठीक है, ओम्स लॉ भी आता है, बेसिक है, ठीक है, ओम्स लॉ पढ़ेंगे। इसमें फिर मोलर कंडक्टिविटी देखेंगे क्या होता है, फिर देखेंगे कि वैलेंट कंडक्टिविटी क्या होता है, ठीक है, ये देखेंगे। वेरिएशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी जो है वो कैसे कैसे वेरी करता है उसको देखेंगे, ठीक है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसमें आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से आपका फिर यहाँ पे क्लोरोहॉल्चस लॉ पढ़ लेंगे। यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइसिस है, ठीक है, और ये हो गया तुम्हारा आपका फ्रॉडल ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस पढ़ लेंगे। इसी में सिंपल न्यूमेरिकल पढ़ लेंगे, इस पर बेसिक न्यूमेरिकल होता है इसमें, ठीक है। फिर आगे पढ़ना है आपका गैल्वेनिक सेल, थोड़ा लंबा टॉपिक है ये, ठीक है। गैल्वेनिक सेल क्या होता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, दो इलेक्ट्रोड के बीच का जो पोटेंशियल होगा वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहलाएगा। मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड जो पोटेंशियल है उसका मेजरमेंट कैसे करेंगे वो पढ़ना है, ठीक। अब देखिए इसी में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, जिसको नॉर्मल हाइड्रोजन मतलब कि ये हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, ठीक है, इसकी बात करेंगे, ठीक है। सिंपल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो गया। फिर ईएमएफ क्या होता है वो देख लेंगे, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होता है, ठीक है, ये भी है। इसमें नेक्स्ट इक्वेशन की बात कर लेंगे जो कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए यूज किया
जाता है। ठीक है, फिर बैटरी की बात करेंगे। जैसे बैटरी क्या होता है, सेल छोटा छोटा सेल मिल गया तो बैटरी बन गया। ठीक है, तो ये बैटरी की बात करेंगे। कमर्शियल सेल क्या है वो बताएंगे। प्राइमरी सेल क्या होता है, ड्राई सेल क्या होता है, सेकेंडरी सेल जो कि लीड स्टोरेज सेल, ये सब क्या है देखेंगे। बैटरी, फ्यूल्स, ये सब आपका इसमें आ जाएगा। फिर है क्रोजन एज ए इलेक्ट्रो प्रोसेस, मतलब कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। जो क्रोजन है एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है, इसको वहाँ पे हम अच्छा से देखेंगे कि ये ऐसा बिहेवियर कैसे होता है। ठीक है, ये पूरा आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया। इस तरह से 5 यूनिट है टोटल, और इसी तरह से आपका पूरा जितना भी यूनिट है वो हमने डिस्कस कर दिया। ठीक है, और अगर किसी को ऐसे जो भी होगा हम सब आपको जितना भी होगा सब हम लिखाएंगे, नोट्स देंगे। ठीक है, पूरा परफेक्ट वे में। ठीक है, अगर किसी को फिर डाउट होता है तो आप ये 2 बुक फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, ये दोनों बुक में से कोई भी फॉलो कर सकते हैं। ऐसे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बस एज ए रेफरेंस हम बोल रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसका कोई ज़रूरत नहीं है इसीलिए। ठीक है, आपको पूरा सिलेबस हमने बता दिए।